स्टूडेंट, वेलकम टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो। यहाँ पे हम यूनिट 7 कवर करने वाले हैं जिसका नाम है इवैल्यूएशन। ये लास्ट यूनिट है। इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो सिनेरियो बेस्ड होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, फिर इवैल्यूएशन की कुछ टेक्निक्स हैं जैसे अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग या परफेक्ट फिटिंग। फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम इवैल्यूएशन मेथड को भी पढ़ेंगे। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इवैल्यूएशन क्या होता है? किसी चीज के जो आउटपुट निकला है, जो हम मॉडल बनाते हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या इसमें कोई एरर है, या एरर है तो उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इवैल्यूएशन का पार्ट कहलाता है। किसी कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट भी बनता है तो उसको लॉन्च करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको वैल्यूएट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। सिमिलर अगर कोई मेडिसिन भी मार्केट में आती है तो सबसे पहले उसको उसका सैंपल आता है। सैंपल क्यों आता है? ये देखने के लिए कि क्या ये सही वर्क कर रही है या नहीं, या फिर ये सभी ह्यूमन बीइंग में काम कर रही है, या फिर कोई अलग से सिम्टम्स या एलर्जी तो नहीं आ रही है। तो यही चीज क्या प्रोसेस कहलाता है? इवैल्यूएशन कहलाता है। अगर एनएलपी की बात करें तो एनएलपी में भी हमने क्या किया था, डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से चैटबॉट वगैरह बनाया था और मॉडल क्रिएट किए थे। अब इस मॉडल के परफॉर्मेंस का टाइम आ गया है कि परफॉर्मेंस देते टाइम में किस तरीके से काम कर रहा है। तो यही प्रोसेस हम इवैल्यूएशन में पढ़ेंगे। इवैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू अंडरस्टैंड हाउ वेल द मॉडल इज परफॉर्मिंग, आइडेंटिफाइंग इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन हाउ टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। ये क्या करता है? मॉडल की स्ट्रेंथ वीकनेस को बताता है और किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। It involves testing the model on data it has not been trained on it to see how well it can be make accurate प्रिडिक्शन। ये क्या करता है? इसमें मॉडल की टेस्टिंग आती है, इन्वॉल्व होता है। ये जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, ये एआई की जो साइकिल हम पढ़ रहे थे उसका सबसे लास्ट स्टेप होता है, पांचवा स्टेप होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्कोपिंग होती है जिसमें हमने 4W का कैनवस की टेक्निक पढ़ी थी। डेटा एक्विजिशन का मतलब डेटा एक्वायर करना, डेटा एक्सप्लोर करना मतलब उसके फीचर्स को जानना, मॉडलिंग मतलब डेटा को फिट करना ट्रेनिंग टेस्टिंग में, फिर लास्ट वाला प्रोसेस है इवैल्यूएशन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं इवैल्यूएशन की टेक्निक क्या है, जो मॉडल बना है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसमें तीन टेक्निक यूज हो रही है। एक होता है अंडर फिटिंग, एक होता है ओवर फिटिंग, एक होता है परफेक्ट फिटिंग। मतलब लास्ट वाला जो है परफेक्ट फिट, इस पे जब मॉडल परफॉर्म करता है तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो मॉडल बना है वो सही बना है। लेकिन ये तीन टेक्निक है क्या? अंडर फिटिंग क्या है, ओवर फिटिंग क्या है और परफेक्ट फिट क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है। अंडर, अंडर का मतलब है कम रह जाना। किसी चीज में अगर हम डेटा, जब हम मॉडल में डेटा डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो डेटा किस पे डिपेंड करता है? उसके फीचर्स पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने मशीन को बताया कि ये एक कार है। अब कार के अकॉर्डिंग मैंने दूसरा मॉडल उसको दे दिया, तब भी उसको क्या प्रिडिक्ट करना चाहिए? वो कार का ही मॉडल प्रिडिक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर उसने गलत फीचर को ऐड कर दिया तो वो गलत प्रिडिक्ट करेगा। अब फीचर की बात आ रही है तो इसमें अंडर फिटिंग में इसका क्या काम होता है? मतलब हमने मॉडल को कम, अंडर मतलब कम फीचर्स दिए। अब वो फीचर्स ही हमने कम दिए तो मॉडल उस फीचर्स को पहचान नहीं पा रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी लेवल क्या होगी? कम हो जाएगी। अब अगर हम ओवर फिट की बात करें, ओवर का मतलब है कि हमने मॉडल में कुछ ज्यादा ही फीचर्स डाल दिए, तो अब वो क्या हो रहा है? मॉडल कंफ्यूज हो जा रहा है कि किस तरीके का डेटा हमें आउटपुट में जनरेट करना है। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? ओवर फिट कहलाता है। लास्ट वाला हम बात करते हैं परफेक्ट फिट, मतलब जितना डेटा उतना ही मॉडल एकदम परफेक्टली प्रिडिक्शन कर रहा है। इसका मैंने प्रीवियस यूनिट में भी एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कि जैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो साल भर आप इसकी पढ़ाई करते हो, किसके लिए? अपने एक परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि ये बोर्ड का मैटर है।
तो अगर मान लीजिए साल भर आपने जो पढ़ाई करी वो इतनी ज्यादा कर ली है कि मतलब ये भी टॉपिक कवर कर लिया, वो भी कर लिया, बाहर एक्सटर्नल भी आपने कुछ नॉलेज ले ली, लेकिन जब परफॉर्मेंस करने का टाइम आया वो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया कि कहीं का आंसर आपने कहीं पे लिख दिया, तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है? ओवरफिट वाली, मतलब ओवर कर लिया आपने, माइंड में बहुत कुछ भर लिया। तो ये वाली कंडीशन क्या हुई? ओवरफिटिंग, मतलब आपने हर क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में आपने आंसर ही गलत लिख दिया। तो मॉडल भी यही कर रहा है, बहुत सारे फीचर जनरेट कर दे रहा है जिसकी वजह से कंफ्यूज हो जा रहा है और आंसर गलत प्रिडिक्ट कर रहा है। अंडर फिटिंग में क्या है कि पढ़ाई आपने बहुत ही कम करी, अपने माइंड को वो नॉलेज नहीं दे पाए जितना उसको एग्जाम में परफॉर्मेंस करते टाइम जरूरत थी। तो इससे भी क्या हुआ? मॉडल ठीक से परफॉर्म नहीं किया और इसकी परफॉर्मेंस डाउन चली गई। लेकिन ऑप्टिमल या परफेक्ट फिट बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी नॉलेज की जरूरत थी उतना ही आपने पढ़ा और उस हिसाब से परफॉर्म किया, मतलब पूरे साल आपने पढ़ाई करी थोड़ी थोड़ी करके, आपने जो नॉलेज गेन करी आपके माइंड में भी वो रही, और साथ में जब आपका टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ, तो आपने स्कोर भी हाई किया। तो यही वाला जो प्रोसेस है वो ऑप्टिमल या परफेक्ट फिट में भी कहलाता है कि जिसको जितनी उसके फीचर्स की जरूरत है उतना ही डेटा मॉडल में फिट किया, तो मॉडल ने क्या करा? बहुत ही एक्यूरेट आंसर दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको अच्छे से और समझ लेते हैं। कुछ फीचर्स से इसके बारे में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है कि डिफरेंस क्या है तीनों में। सबसे पहला फीचर है ट्रेनिंग परफॉर्मेंस। अगर उसके परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या होगा? अंडरफिट। अंडरफिट का मतलब है डेटा बहुत अच्छे से गैदर नहीं किया गया है, तो इसकी परफॉर्मेंस पुअर होगी। ओवर फिटिंग का मतलब है कि बहुत ज्यादा डेटा दिया गया है, फीचर्स दिए गए हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस तो हाई होगी, मतलब एक्यूरेसी भी ठीक होगी। अगर परफेक्ट फिट की बात करें तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये हाई ही होगी। वैलिडेशन की बात करें तो देखिए इसमें तो परफॉर्मेंस वैसे ही पुअर थी, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस भी, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस भी बहुत खराब चल रहा था, तो वैलिडेशन भी पुअर ही होगी। अब ओवर फिटिंग में इसकी वैलिडेशन खराब होगी, क्योंकि जब ट्रेनिंग देते टाइम तो हमें लग रहा है कि हमने बहुत कुछ अपने दिमाग में भरा था। यही सेम सिनेरियो ले लीजिए कि पढ़ाई करते टाइम तो हमें लगा कि हमने अपने माइंड को बहुत अच्छे से ट्रेन किया, हम बहुत अच्छे से एग्जाम देंगे। लेकिन जब वैलिडेशन की बात आई, मतलब अलग से जब क्वेश्चन पेपर सामने आया, तो लगा कि यार ये क्वेश्चन तो पेपर तो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, या फिर बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस टाइम हमने परफॉर्मेंस पुअर दी। तो यही काम ओवर फिटिंग का हो जाता है। लेकिन परफेक्ट फिटिंग का काम इसमें भी हाई रहेगा, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे से इसमें फीचर को ट्रेन किया गया है। ट्रेनिंग एरर की बात कर लेते हैं। इसमें हाई एरर आएगी अंडर फिटिंग में, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ट्रेन नहीं है डेटा। इसमें डेटा की एरर कम आ सकती है, लेकिन इसमें बहुत ही कम आएगी परफेक्ट फिट में। नेक्स्ट है टेस्ट एरर। अगर ट्रेनिंग देते टाइम तो चलिए ठीक है, एरर कम थी, लेकिन जब अब बात आ रही है परफॉर्मेंस की, जब उसमें से बाहर का डेटा दिया गया, रियल वर्ल्ड से उस मॉडल को इंटरेक्ट किया गया, तब उस केस में क्या होगा? इसकी अंडर फिटिंग की वजह से इसमें तो एरर काफी हाई आएगी, इसमें भी काफी हाई आएगी, क्योंकि ये ओवर फिटेड था। परफेक्ट फिट में सबसे अच्छी आएगी इसकी जो लो, मतलब जो टेस्टिंग करते टाइम एरर कम आएगी। नेक्स्ट है बायस। अगर बायस की बात करें तो सबसे ज्यादा हाई अंडर फिटिंग में होगा, ओवर फिटिंग में लो होगा, और परफेक्ट फिट में सबसे कम होगा। ऑप्टिमल केसेस होगा बायस का कंडीशन। अगर मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, मतलब मॉडल में जितनी एल्गोरिथम आई है उसको समझने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बहुत सिंपल होगा, क्योंकि अंडर फिटिंग है भाई, कम नॉलेज है तो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ही कम होगी। लेकिन ओवर फिटिंग में बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इसमें इतने सारे डेटा पॉइंट है और हर एक डेटा पॉइंट को टच करना, इसका मतलब क्या हुआ? मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा? बैलेंस होगा, क्योंकि जितने फीचर पॉइंट दिए गए हैं वो इनफ है मॉडल को ट्रेन और टेस्टिंग करने के लिए। तो आई होप ये इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है मॉडल इवैल्यूएशन टर्मोलॉजी, देख लेते हैं। अब इसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो हम टर्मोलॉजी समझते हैं। अब जो एरर आ रही थी उसको किस तरीके से दूर करते हैं, सिनेरियो, एक सिनेरियो से समझते हैं। इमेजिन वी हैव एन एआई मॉडल डिजाइन टू डिटेक्ट वेदर अ पर्सन हैज अ रेयर डिजीज बेस्ड ऑन
certain medical tests, the ground truth or reality is whether the person actually has the disease or not. We can categorize the result into 4 possibilities. एक सिनेरियो ये है कि पेशेंट गया डॉक्टर के पास और उसने कुछ टेस्ट कराए, तो हो सकता है कि जिस बीमारी के लिए उसको टेस्ट कराया गया है वो बीमारी ओके, मतलब वही बीमारी उसको हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रिडिक्टिव रिपोर्ट भी बनाई गई हो, मतलब उसको वो बीमारी हो भी सकती है और कुछ नहीं भी हो सकती है। तो उसको दो सिनेरियो पे अलग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक होता है प्रिडिक्टिव और एक होता है एक्चुअल, मतलब उसकी एक्चुअल रिपोर्ट में क्या आया या फिर जो डॉक्टर ने प्रिडिक्ट किया था उसके बेसिस पे क्या आंसर रहा। तो इसको ध्यान से समझिएगा, दो सिनेरियो होंगे, एक होगा एक्चुअल जिसको रियलिटी भी बोलते हैं, एक होता है प्रिडिक्टेड जो फॉरकास्ट किया गया है, जो संभावना को देखते हुए प्रिडिक्ट किया गया है। तो इसके बेसिस पे 4 केसेस बनते हैं। पहला केस प्रिडिक्शन के बेसिस पे है, मतलब 4, तो पहला प्रिडिक्शन केस क्या है कि हैज डिसीज, मतलब जो प्रिडिक्शन की गई थी और जो रिपोर्ट आ गई दोनों क्या हुई, ट्रू हो गई। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, प्रिडिक्शन की गई है कि उसको डिजीज है, लेकिन यहाँ पे रियलिटी मतलब एक्चुअल में भी उसको डिजीज है, तो दोनों ही कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है कि जो प्रिडिक्शन की गई है डज नॉट हैव डिजीज, मतलब जो प्रिडिक्शन की गई है कि उसको वो बीमारी नहीं है, मतलब वो फॉल्स है, लेकिन जब हम रियलिटी या एक्चुअल की बात करते हैं तो डज नॉट हैव डिजीज मतलब एक्चुअल में भी उसको डिजीज नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गई, फॉल्स कंडीशन हो गई। एक और तीसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि उसको प्रिडिक्शन तो किया गया है कि हाँ उसको बीमारी है, लेकिन रियलिटी में हो सकता है कि उसको बीमारी नहीं हुई, तो ये वाला केस किस तरीके से बन सकता है, ट्रू और नेगेटिव का केस बन सकता है। लास्ट कंडीशन देख सकते हैं कि प्रिडिक्शन किया गया है कि उसको बीमारी नहीं है, मतलब फॉल्स प्रिडिक्शन किया गया है, लेकिन रियलिटी की बात करें तो उस केस में उसको डिजीज है, तो ये किसका केस पर बन गया, फॉल्स और पॉजिटिव का भी केस बन गया। तो आई होप ये 4 केसेस समझ में आ गए होंगे, 2 पॉजिटिव के, 2 फॉल्स के, और एक फॉल्स और नेगेटिव के, और एक नेगेटिव और ट्रू का। ओके, तो अब इसी को और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस केस को हम बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये बहुत पूछा जाएगा, या तो मैट्रिक्स के नाम पे आता है या फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आता है। अभी जो हमने 4 केस डिस्कस किए थे कि दोनों ही ट्रू हो सकते हैं, दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं, या तो ट्रू फॉल्स हो सकता है या तो फॉल्स और ट्रू हो सकता है। अब इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे किस तरीके से हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 केस है, एक एक्चुअल है और एक प्रिडिक्टिव है, जो प्रिडिक्ट किया गया है। अब there are 4 key component of a confusion matrix। सबसे पहला है ट्रू पॉजिटिव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं टीपी। टीपी क्या करता है, मॉडल प्रिडिक्शन अलाइंस विद रियलिटी एंड इट एक्यूरेटली आइडेंटिफाई पॉजिटिव केस, मतलब प्रिडिक्शन भी पॉजिटिव में आया और एक्चुअल जो रियलिटी थी वो भी ट्रू केस में आई, दोनों ही पॉजिटिव केस में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रू पॉजिटिव। नेक्स्ट केस है ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव इसको शॉर्ट फॉर्म में टीएन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल मेक अ नेगेटिव प्रिडिक्शन एंड इन रियलिटी द आउटकम इज आल्सो नेगेटिव, मतलब जो प्रिडिक्शन हुई वो भी नेगेटिव में हुई है और जो एक्चुअल था वो भी नेगेटिव में है, मतलब दोनों ही केसेस नेगेटिव है। तो मेनली अगर देखा जाए तो ये तो बहुत पॉजिटिव केस में आया ना, तो इसीलिए इसका जो शॉर्ट हुआ वो आ गया ट्रू नेगेटिव, मतलब दोनों ही ट्रू है लेकिन एक पॉजिटिव के टर्म में और एक नेगेटिव के टर्म में। नेक्स्ट है फॉल्स पॉजिटिव, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफपी। अब इसमें क्या होता है, मॉडल मेक्स अ पॉजिटिव प्रिडिक्शन, मतलब मॉडल ने तो पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो वो नेगेटिव था, मतलब इसका उल्टा, मॉडल ने गलत प्रिडिक्ट किया लेकिन रियलिटी में नेगेटिव है, तो इसीलिए यहाँ पे मॉडल ने तो फॉल्स पॉजिटिव किया, तो ये एफ और ये पॉजिटिव। अब नेक्स्ट है एफ एन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एफ एन बोला है और इसका फुल फॉर्म है फॉल्स नेगेटिव। अब देखते हैं कि प्रिडिक्शन नेगेटिव में हुई है लेकिन रियलिटी है पॉजिटिव,
तो इसका मतलब है फॉल्स नेगेटिव में प्रिडिक्शन की गई है। अब इसी जो चार सिनेरियो हैं, इनको कंफ्यूजन मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। अब देखिए ये चार्ट कैसे बनेगा। आप 4 पॉइंट यहाँ पे बना लीजिए। 4 पॉइंट बनाने के बाद ऊपर रखिए प्रिडिक्टिव, और यहाँ पे रखा गया है एक्चुअल केस। अब प्रिडिक्टिव केस में भी सबसे पहला है पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, और एक्चुअल में क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव। कहीं कहीं आप देखोगे ये पॉजिटिव इधर लिखा होता है, कभी कभी नेगेटिव इधर लिखा होता है, कभी एक्चुअल क्लास इधर बनाई गई है, कभी प्रिडिक्टिव क्लास इधर बनाई गई है। लेकिन ये टीपी, टीएन, एफएन, एफटी, ये एफपी कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ये अच्छे से समझ लेते हैं। आप चाहे प्रिडिक्टिव इधर बनाओ चाहे एक्चुअल इधर बनाओ। अब यहाँ पे देखते हैं। अब सबसे पहले हम पॉजिटिव की केस की बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रिडिक्शन क्या किया गया। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक्चुअल में रिपोर्ट क्या थी, पॉजिटिव थी, और प्रिडिक्शन क्या था, प्रिडिक्शन भी क्या था, पॉजिटिव था। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों ही ट्रू कंडीशन हुई। इस केस में क्या हुआ, दोनों ही ट्रू कंडीशन। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ट्रू। लेकिन कौन सा था, पॉजिटिव, तो आगे क्या लगाया, पॉजिटिव। अब यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिडिक्टिव तो नेगेटिव किया गया है, प्रिडिक्टिव क्या किया गया है, नेगेटिव है, लेकिन एक्चुअल में तो ये पॉजिटिव था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो फॉल्स हो गया ना, ये वाली कंडीशन तो नेगेटिव हो गई, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया है, फॉल्स। लेकिन ये किसके बेसिस पे आ रहा था, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिडिक्शन किया गया है पॉजिटिव का, प्रिडिक्शन क्या किया गया है, पॉजिटिव का, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या थी, नेगेटिव की। तो इसका मतलब ये भी फॉल्स प्रिडिक्शन किया गया है, ये भी फॉल्स प्रिडिक्शन किया गया है, लेकिन ये किसके अंदर आ रहा था, पॉजिटिव के अंदर। तो यहाँ पे क्या लगाया गया है, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रिडिक्शन भी नेगेटिव था और एक्चुअल भी नेगेटिव है, मतलब दोनों ही कंडीशन क्या है, ट्रू हुई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू, लेकिन ये किसके अंदर आ रहा था, नेगेटिव के अंदर, तो यहाँ पे लगा दिया है नेगेटिव। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में टीपी, इसको एफएन, इसको एफपी और इसको टीएन भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट सिंपल वे में समझाया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे इवैल्यूएशन मेथड पे चलते हैं। अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे ही डिपेंड करता है। अब ये इवैल्यूएशन मेथड आपको 4 तरीके का दिखेगा। सबसे पहला है एक एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में जो आपका मॉडल बना है वो कितना परसेंट एक्यूरेट बना है, ये एक्यूरेसी में आता है। एक्यूरेसी में क्या करते हैं, जितना भी कैलकुलेट द ओवरऑल करेक्टनेस, जितनी भी करेक्टनेस आई है। अब करेक्टनेस किस में आएगी, मतलब टीपी, टी मतलब ट्रू, चाहे वो ट्रू पॉजिटिव का हो चाहे वो ट्रू नेगेटिव के पर्पज से बात करी गई है, इसीलिए टीपी प्लस टीएन पहले आएगा। और प्रिडिक्शन कंसिडर बोथ ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। आप एक्यूरेसी परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, टोटल आउटकम डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, यही होता है ना, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल। तो ऑब्टेन क्या हुआ, जितने भी ट्रू आपके केसेस आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और डिवाइड में आएगा जितने भी केसेस थे, चाहे वो टीपी हो चाहे टीएन हो चाहे एफएन हो चाहे एफपी हो। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन डिपेंड करता है आपके प्रिडिक्टिव पे। जितने भी प्रिडिक्टिव के पॉजिटिव वैल्यू आती है वो कहलाता है प्रिसीजन। अगर इस केस में आप देखो तो इसका फॉर्मूला भी यही डिवाइड कर रहा है कि टीपी, जितने भी ट्रू पॉजिटिव हो प्रिडिक्टिव में, तो टीपी डिवाइड बाई, प्रिडिक्टिव के केसेस में क्या है, तो टीपी प्लस एफपी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टीपी प्लस डिवाइड बाई टीपी प्लस एफपी। इसका मेन क्या है, जितने भी प्रिडिक्टिव में पॉजिटिव वैल्यू आती है वो सब किसमें आता है, प्रिसीजन में आता है। ठीक है। अब रिकॉल की बात करें, रिकॉल क्या करता है, मेजर द एबिलिटी ऑफ द मॉडल टू फाइंड ऑल द पॉजिटिव इंस्टेंस, इट इज रेशियो ऑफ टीपी टू द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पोजीशन। अब रिकॉल में एक्चुअल की बात करी गई है, दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझिएगा कि प्रिसीजन और रिकॉल में, प्रिसीजन में प्रिडिक्टिव की बात की जाती है और रिकॉल में एक्चुअल की बात की जाएगी।
अगर याद नहीं हो रहा है तो आप ध्यान रखिए कि प्रिसीजन पी से शुरू होता है, तो किसके बारे में है, प्रीडिक्टेड, और बाकी बचा एक्चुअल, तो एक्चुअल किससे रिलेट हो जाएगा, रिकॉल से। तो अभी हमने प्रिडिक्टिव के पॉजिटिव केस की बात करी थी प्रीसीजन में, और एक्चुअल के पॉजिटिव केस की हम बात करेंगे रिकॉल में। तो रिकॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीपी डिवाइड बाई टीपी प्लस एफ एन, मतलब टीपी प्लस एफ एन। रिकॉल में इधर वाली साइड आएगी, और प्रिसीजन में इधर वाली साइड आएगी, और रिकॉल में आपका इधर वाले एक्चुअल का पॉजिटिव पॉइंट आएगा। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इस केस में कभी कभी क्या होता है, प्रिसीजन और रिकॉल में दोनों की ही वैल्यू सेम आ जाती है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम प्रिसीजन और रिकॉल का एक हार्मोनिक मीन निकालते हैं। ये क्या होता है, प्रिसीजन रिकॉल का मीन जो रेसिप्रोकल वैल्यू होती है, अब इसको हम बोलते हैं F1 स्कोर। चलिए इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। F1 स्कोर इट इज अ हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। इसका फॉर्मूला ये है कि 2 डिवाइड बाई 1 अपॉन प्रिसीजन प्लस 1 अपॉन रिकॉल। अगर आप इसको शॉर्ट करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, तब आपको ये फॉर्मूला जनरेट होके मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई प्रिसीजन मल्टीप्लाई बाई रिकॉल डिवाइडेड बाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको और अच्छे से यूज केस के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था, अब इसको यूज केस से समझ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ईमेल स्पैम डिटेक्शन की प्रॉब्लम है, कि ईमेल तो सभी ने यूज किया होगा, बहुत सारी ईमेल क्या हो जाती है, स्पैम में चली जाती है। तो कौन सी जो ईमेल है वो एक्चुअल में स्पैम है भी या नहीं है, इसी को ही हम प्रिडिक्शन करते हैं और एक्चुअल के बेसिस पे देखते हैं। यहाँ पे रियलिटी में देखा जाए तो आपके पास जो टोटल कितनी मेल है, 1000 मेल है। अब 1000 मेल किसमें है, स्पैम में है। ध्यान दीजिएगा, इनबॉक्स में नहीं, स्पैम में है। स्पैम अब इसमें क्या है, 1000 में 1000 में 900 डिडक्ट करी गई है कि वो स्पैम नहीं है, बाकी कितनी बची, 100 जो स्पैम में आ रही है। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से समझिए कि रियलिटी की बात, मतलब एक्चुअल सिनेरियो की बात करी गई है कि आपकी टोटल जो मेल है वो 1000 है, जिसमें से 100 मेल स्पैम वाली डिडक्ट की गई है रियलिटी में, लेकिन 900 जो मेल है वो स्पैम नहीं है। अब देखें, जो डिडक्ट करी गई है 100 वो तो ट्रू पॉजिटिव में आ गई, लेकिन 900 जो डिडक्ट नहीं करी गई है वो भी ट्रू है, लेकिन वो किसके बेसिस पे है, नेगेटिव के बेसिस में, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट। अब ये नेक्स्ट सिनेरियो पे चलते हैं, प्रिडिक्शन वाले केस में। ये तो एक्चुअल वाला केस था, अब प्रिडिक्ट करते हैं। द मॉडल करेक्टली आइडेंटिफाई 880 ईमेल एज नॉट स्पैम एंड 90 ईमेल एज स्पैम। अब इसने क्या किया, 1000 में जब हमने प्रोडिक्शन लगाया तो हमें पता लगा कि भाई 880 ईमेल्स स्पैम नहीं थी, बल्कि 90 ईमेल्स आपकी स्पैम थी। तो ये क्वेश्चन आपको आई गेस समझ में आ गया होगा कि रियलिटी हमारी ये है, लेकिन जब प्रोडिक्शन निकाला गया तो भाई 900 इसने प्रोडिक्ट नहीं किया, इसने क्या प्रोडिक्ट किया, इतनी ईमेल को नॉट स्पैम बोला, और इसको जो प्रिडिक्शन करनी चाहिए थी वो तो 100 ही करनी चाहिए थी स्पैम में, लेकिन इसने क्या कर दिया, 90 ईमेल को प्रिडिक्ट किया। इसका मतलब कुछ तो डेटा की गड़बड़ी यहाँ पे आ गई है। अब इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स में भी देखेंगे कि इस तरीके से इसको डायग्राम में बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर 4 प्रोसेस की बात करी गई है, टीपी की बात करते हैं। सबसे पहले टीपी की, मतलब ट्रू पॉजिटिव रेट की। तो ट्रू पॉजिटिव रेट में देखिए क्या है, द नंबर ऑफ स्पैम ईमेल करेक्टली आइडेंटिफाई, मतलब कितने नंबर ऑफ स्पैम है जो करेंटली आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो टीपी की बात हो रही है, ट्रू पॉजिटिव की बात हो रही है। तो ट्रू पॉजिटिव यहाँ पे कितने हैं, 90, तो यहाँ पे 90 मार्क किया गया है। अब ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव मतलब है तो वो सही, लेकिन जो एक्चुअल में भी वही सिनेरियो आ रहा हो, और रियलिटी में भी वही सिनेरियो आ रहा है, वो कहलाता है ट्रू नेगेटिव। अब द नंबर ऑफ नॉन स्पैम ईमेल करेक्टली आइडेंटिफाई कितने किए गए हैं, 880। हम नेक्स्ट चलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव में
फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? द नंबर ऑफ नॉन स्पैम ईमेल इज इनकरेक्टली आइडेंटिफाई एज स्पैम, मतलब फॉल्स पॉजिटिव में। अब फॉल्स पॉजिटिव कैसे निकलेगा? जितने भी टोटल नॉन स्पैम ईमेल है उसको आप माइनस कर दो TN से। तो टोटल नंबर ऑफ स्पैम आपके कितने थे? 900, और जितने आप यहाँ से प्रिडिक्ट किए गए हैं उन दोनों को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। माइनस करने पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 20 का। अब फॉल्स नेगेटिव की बात करते हैं। फॉल्स नेगेटिव, द नंबर ऑफ स्पैम ईमेल इज इनकरेक्टली आइडेंटिफाई एज नॉन स्पैम। ये तो स्पैम वाला था, बट ये नॉन स्पैम वाला है। नॉन स्पैम में क्या है? जो फिर से वही करेंगे, टोटल स्पैम ईमेल कितनी है? 100, और टीपी कितना है? 90। तो 100 माइनस 90, यहाँ पे आंसर कितना आया है? 10। तो आपको 4 आंसर मिल गए हैं। कौन से? टीपी 90, TN 880, FP 20 और FN 10। अब ये माइनस करने की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि आप ये देखो, अगर आपके पास टोटल कितने नंबर है? 1000 है, और आप जो 2 नेगेटिव है उसी को ही आप 900 रख दो। तो जब आप टोटल करोगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे इसको देखो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। टीपी की रियलिटी कितनी है? 90, और FN के जो नंबर है वो 10, FP 20 और TN 880। अब आप इन चारों का टोटल करो, इन चारों का टोटल करोगे तो आपको 100 ईमेल ही आनी चाहिए। ठीक है? आप जब इसको टोटल करोगे, तो मैंने यहाँ पे 1000 ईमेल है, वहां मैंने 100 बोल दिया था। तो इसको आप करेक्ट कर लेना कि इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 1000 मेल ही आनी चाहिए। तो आई होप ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 7 कंप्लीट होती है। अगर इस पूरे यूनिट में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।